सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। अ, मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूँ और प्रेजेंट में धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। गवर्नमेंट पैनल एडवोकेट हूँ। आईआईटी आईएसएम का लीगल एडवाइजर भी हूँ और आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप सबको जो है सीआरपीसी और लॉ से रिलेटेड अन्य जो भी आपके एग्जाम में आने वाले सब्जेक्ट हैं मैं उनको समझाऊं, साझा करूं जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार। तो आप स्क्रीन पे दंड प्रक्रिया संहिता देख रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो सेक्शन 75 से लेकर 96 तक का ही है। तो जो जो इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है वो हम लोग जानेंगे कि कैसे वारंट जो है इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट इशू कर दिया गया तो जो व्यक्ति जिसके नाम से वो वारंट इशू किया गया है, जिसको वो एग्जीक्यूट करना है, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो मोस्टली आप ये देखेंगे कि वारंट जो है वो हमेशा पुलिस पदाधिकारी को ही दिया जाता है कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। ऐसा क्यों? वो इसलिए दिया जाता है कि पुलिस को सेक्शन 40 से लेकर सीआरपीसी के सेक्शन 40 से लेकर 41 ये सारे जो है वो पुलिस अधिकारी को कई पावर देते हैं कि वो कहीं भी किसी भी प्रिमाइस कर किसी भी व्यक्ति को जो भी कोर्ट की तरफ से आदेश है, जो वारंट है, चाहे वो गिरफ्तारी का हो, सर्च का हो, सीजर का हो, उसको एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है बता दूं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि वारंट होता क्या है। तो वारंट क्या होता है, कौन से सेक्शन में है, ये इम्पोर्टेंट है जानना। तो सीआरपीसी के का जो डिफिनेशन क्लॉज है, भारतीय दंड संहिता का जो डिफिनेशन क्लॉज है, उस डिफिनेशन क्लॉज में वारंट के बारे में बताया गया है। और वारंट किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे इशू होगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये सेक्शन 70 से लेकर और 100 तक में सारे प्रोसीजरल हैं उसके। लेकिन हमें तो इम्पोर्टेंट जो जो है वो पार्ट पढ़ने हैं, तो हम उसके बारे में जानते हैं। और सीआरपीसी का सेक्शन 2X जो है वो वारंट केस के बारे में बताता है। वारंट केस का मतलब है a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years। जहां पर कोई भी ऐसा इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें सजा का प्रावधान 2 साल और उससे अधिक, लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब जीवन भर का सजा जहां पे हो, जहां तक डेथ पेनल्टी हो, उसको वारंट केस कहते हैं। ठीक है। और एक समन केस होता है। समन केस 2W में इशू बताया गया है। डिफिनेशन सेक्शन 2 के W में जो है समन केस के बारे में बताया गया। तो समन केस को सिंपली याद रखें कि जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। ठीक है। तो कोर्ट जो है तो ही किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष लाने के लिए, जहां पे उसके कोर्ट के समक्ष अगर किसी भी केस का ट्रायल शुरू हुआ है, उसके सामने मामला आया है, तो वो उस मामले में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो एविडेंस कलेक्ट करना हो उनसे, चाहे वो एक्यूज हो, उनको लाने के लिए वारंट इशू करती है। किन केसेस में? तो जहां पे मामला जो है 2 साल से ऊपर हो, जहां पे जीवन भर का सजा हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, और जहां पे डेथ पेनल्टी हो, इन केसेस में कोर्ट जो है वारंट इशू करती है
व्यक्ति के संबंध में। समन केसेस, तो जो वारंट केस नहीं है, कैसे जो है कोर्ट किन किन मामलों में वारंट इशू करती है, किन किन मामलों में समन इशू करती है। तो याद रखना है, जहां पे सजाएं 2 साल से ऊपर, पनिशमेंट विथ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ जहां पे हो वहां पे वारंट इशू किया जाता है। और समन केस वो केसेस होते हैं जहां पे सजा का प्रावधान इससे नीचे का हो। ठीक है, क्या है कि वारंट डायरेक्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर, किसको वारंट इशू किया जाएगा, डायरेक्टेड किसको किया जाता है, पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, कि वारंट डायरेक्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बताते चलूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि थाने के भार साधक अधिकारी को जो है कोर्ट ने वारंट इशू किया कि भैया आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके हमारे पास लाइए। तो मान लीजिए कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसमें जो एसएचओ है उसके नाम पे इशू किया गया है। तो वो एसएचओ जो है, जो भी पुलिस ऑफिसर है, वो अन्य किसी भी पुलिस ऑफिसर को, जो कांस्टेबल के लेवल और उससे ऊपर के जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं या किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में 74 में बताया गया, वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज इंडोर्स अपॉन ए वारंट बाय द ऑफिसर टू हुम इट इज डायरेक्टेड और इंडोर्स। मतलब कि जिसको इशू किया गया वो अपने पावर को सब डेलीगेट करते हुए किसी अन्य को, पुलिस ऑफिसर को कर सकता है, और जिसको वो किया गया है वो जाके उस व्यक्ति को वारंट के निष्पादन के लिए आगे की कार्रवाई जो है कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 75 में है। थोड़ा सा मैं जो आप सीआरपीसी सेक्शन 76 दे रहे हैं, इससे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। सेक्शन 75 भी मैं आपको बता देता हूँ। नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट है। इसमें है कि द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट और सेल वारंट ऑफ अरेस्ट सेल नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड। मतलब कि जिसको वो अरेस्ट करने के लिए जाएगा, वो जो अरेस्ट वारंट है उसके पास में, उसका जो भी सब्सटेंस है वो जिसको भी गिरफ्तार करेगा उसको बता देगा। ठीक है, पुलिस अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, मतलब जो उसको लेके गया है, जो उसको कार्य में उस वारंट के अधीन कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा। सार सूचित मतलब कि जो भी वारंट में जो बातें लिखी गई है, जो फैक्ट्स है, उसको बताएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो वारंट उसको दिखा भी सकता, अगर जरूरत पड़ी, इफ पॉसिबल। ठीक है, अगर ऐसा लगता है तो वो दिखा भी सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग सीधे आते हैं सेक्शन 76 में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जा सकना। ठीक है, तो सेक्शन 76 बोलता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्राउड बिफोर कोर्ट विद इन विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो एक तरफ जहां पे वारंट इशू किया है, जो व्यक्ति उस वारंट को लेकर गया, पुलिस अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने जिसको निर्दिष्ट किया है अन्य किसी पुलिस अधिकारी को, तो वो लेकर गया जो है, तो उसका प्रथम दिखती हुआ कि वारंट वो जैसे ही वो निष्पादित कर देता है, जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है उस गिरफ्तारी के वारंट के आधार पे, तो क्या करेगा, ब्राउड बिफोर कोर्ट विदाउट एनी डिले। ठीक है, बिना किसी डिले के, बिना किसी डिले के वो क्या करेगा, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा। तो इसी के बारे में यहाँ पे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जा सकना। तो धारा 76 के अनुसार पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, ठीक है, जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा कि दो बातें यहाँ पे दिख रही होंगी, एक पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्ति। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या सिर्फ पुलिस अधिकारी को ही कोर्ट वारंट इशू कर सकता है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोर्ट का
मोस्टली पुलिस अधिकारी को इशू किया जाता है, लेकिन जहां पे अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो अन्य किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति मतलब किसी को भी चाहे तो उसके नाम से इशू कर सकता है और उसको ये आदेश कर सकता है कि भैया आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाइए। ठीक है। तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 71 के प्रतिभूति संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो धारा 71 में दिया गया है कि आप जो है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय जो है, उसमें ये भी निर्देश दे सकता है कि भाई आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं तो एज ए बॉन्ड पे आप उसको छोड़ भी सकते हैं, और एक आदेश उसमें ये कर सकते हैं कि भैया इतने तारीख को इस कोर्ट में आपको जो है आना है। तो सेक्शन 71 में वो सारी बातें हैं, तो उसके अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना, अनावश्यक विलंब मतलब कि जैसे कि मान लीजिए प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 आवर के अंदर जो है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है। ये उसका अधिकार है कि जिसको आप गिरफ्तार करेंगे वो 24 आवर के अंदर कोर्ट के अधीन प्रस्तुत किया जाएगा। आई थिंक मुझे याद आ रहा है, शायद आर्टिकल 22 है, मे बी। तो एक तो प्रोविजन वहां हो गया। दूसरा प्रोविजन यहाँ पे सेक्शन 76 में दिया हुआ है कि बिना विलंब के। अब बिना विलंब के मतलब कि मान लीजिए आपका थाना जो है, आपने जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है वो हो सकता है कि 200 किलोमीटर की दूरी पे हो, और 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में हो सकता है कि आपको जो है 48 घंटा लग जाए। ठीक है। तो उस परिस्थिति में तो 24 घंटा हो नहीं पाएगा, 24 घंटा के अंदर आप कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए अनावश्यक विलंब के बिना कहा गया कि ऐसा विलंब नहीं होना चाहिए जो अनावश्यक हो, लेकिन वो 24 आवर तक का होना चाहिए। उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप कोर्ट को ये दिखा दें कि वो विलंब क्यों हुआ। तो अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है, यानी कि जिस कोर्ट के द्वारा वारंट इशू किया गया है उस कोर्ट के समक्ष उस व्यक्ति को लाएगा बिना किसी अनावश्यक विलंब के 24 आवर के अंदर। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन आपको हो सकता है 76 का कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है वारंट के आधार पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ठीक है। तो आपको जो है सिंपली उसका आंसर जो देना है वो है कि 24 आवर के अंदर जो है उसको प्रस्तुत करना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है कि क्या वारंट सिर्फ पुलिस अधिकारी को ही इशू किया जा सकता है? तो वहां पे आपको ऑप्शन में देना होगा कि नहीं, पुलिस अधिकारी को सिर्फ और सिर्फ उसी को नहीं, अगर कोर्ट चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट इशू कर सकती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। आते हैं हम लोग, क्लियर है? एक थोड़ा सा मैसेज आप लोग कर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ, बलवंत कुमार सिंह बोल रहे हैं यात्रा की अवधि को छोड़कर। तो मैंने वही बताया आपको कि यात्रा की अवधि को छोड़ के जो है, मतलब आप कोर्ट को ये संतुष्ट कर सकते हैं कि भैया 4 दिन क्यों लगा, तब पर भी वो डिले नहीं माना था। तो वहां पे इसलिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है अनावश्यक अविलंब के। ठीक है। वारंट का जो, देखिए एक चीज मैं आपको, वह एक क्वेश्चन आया मोतीलाल जी का, हाउ मेनी कॉपी ऑफ वारंट। देखिए वारंट का जो कॉपी होता है वो जिस पुलिस व्यक्ति को, जिस पुलिस अधिकारी को इशू किया जाएगा वो कोर्ट की तरफ से एक ही होता है। ठीक है। अब एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कि वारंट जो है एक किसी पुलिस अधिकारी के नाम पे इशू किया गया है कि भैया अमुक नाम के व्यक्ति को आप अरेस्ट करके लाइए हमारे सामने, और वो मिला ही नहीं। आप सर्च करते चल रहे हैं, वो मिला ही नहीं, 2 साल के बाद मिला।
इस कंडीशन में क्या होगा, क्या वो वारंट जो है इनवैलिड हो जाएगा? कोई व्यक्ति जवाब दे। मान लीजिए कोर्ट ने वारंट इशू किया किसी को कि इतना तारीख को आप किसी व्यक्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, और उस वारंट को जो जारी किया गया आपके नाम से, वो व्यक्ति जो है मिला ही नहीं, तो क्या वो वारंट खत्म हो जाएगा, उसका वैलिडिटी? बिल्कुल नहीं। जब तक वो वारंट उस व्यक्ति वारंट के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, वो 4 महीना के बाद मिले, 6 महीना के बाद मिले, या 1 साल के मिले, उसका अवधि खत्म नहीं होगा जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता है, वो जिंदा रहेगा। थाने में अगर वो वारंट पड़ा हुआ है और उस वारंट के आधार पर अगर वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है, तब तक वो वारंट जिंदा है, और अरेस्ट होने के बाद ही जो है वो वारंट खत्म होगा। दूसरा चीज इसमें है कि मान लीजिए वो व्यक्ति कोर्ट में सरेंडर कर दिया, तो पर्पस क्या है वारंट इशू करने का, कि व्यक्ति उसके सामने आए कोर्ट के सामने, तो जब वो सरेंडर कर दिया खुद को अपने कोर्ट के समक्ष, तब पर फिर वो वहां पे उसका वैलिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है। सेक्शन 76 77 में हम आते हैं, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड। तो वारंट कहाँ भी, कहाँ इस किस किस जगह पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट से वारंट इशू हुआ कि उसके किसी पुलिस ऑफिसर के नाम पे, मान लीजिए कोई यहाँ पे थाना हो, सरायढेला थाना, उसके एसएचओ को इशू किया गया कि भाई आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, ठीक है, हमारे समक्ष लाइए, उसके बिहाफ में एक वारंट इशू कर दिया गया, लेकिन वो व्यक्ति रहता है नैनीताल में। ठीक है। तो सेक्शन 77 उसको ये अधिकार देता है कि गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है। ए वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया। वो जिसको भी वारंट मिला है वो भारत के किसी भी जगह पे जा सकता है और उस व्यक्ति को खोज खाज के वहां से उसको अरेस्ट करके ला सकता है। ठीक है। हम लोग उसके बाद जो है सेक्शन 78 में आते हैं। अधिकारिता के बाहर निष्पादित के लिए भेजा गया वारंट। ठीक है। तो अधिकारिता के बाहर मतलब यहाँ पे है कि न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर। तो न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि बिलासपुर के किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ से या सेशन जज के यहाँ से कोई वारंट इशू किया गया। ठीक है। तो उस कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उस जिले का पूरा पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के को ही उसकी अपनी अधिकारिता के अंदर कहा जाएगा। ठीक है। न्यायालय की अधिकारिता के अंदर कहा जाएगा। और उसके बाहर मान लीजिए बिलासपुर है और बिलासपुर से रायपुर जो है दूरी है, वो दूसरा जिला हो गया, तो वो किसी अन्य कोर्ट का अधिकारिता वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है। तो सेक्शन 78 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट के बारे में, कि जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है। ठीक है। बिलासपुर के किसी कोर्ट के द्वारा जारी किया गया कोई वारंट जो किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया है कि इसको एग्जीक्यूट करना है, और वो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए, उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए रायपुर जाना है, उसके बारे में सेक्शन सीआरपीसी 78 बताता है। बाहर किया जाना है तब वो न्यायालय ऐसा अपना वारंट अपने अधिकारिता के अंदर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उस डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है। ठीक है। उसे मान लीजिए कि ऐसा लगता है न्यायालय को कि भाई वो व्यक्ति जो है, एज जो भी उसके पास मटेरियल एविडेंस है या जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो एक्यूज है, जो व्यक्ति है, वो किसी अन्य जिले में रहता है, तो वो क्या करेगा, उसे डाक के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से किसको भेजेगा, तो वहां के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब
स्टेट गवर्नमेंट का जो मजिस्ट्रेट है उसको, जिला पुलिस अधीक्षक को एसपी को कर सकता है, पुलिस कमिश्नर को भेज सकता है, जिसके स्थानीय अधिकारी का और सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि रायपुर में कोई बैठा हुआ है एक्यूज्ड, और बिलासपुर के कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको अपने समक्ष लाने के लिए वारंट इशू तो करेगी अपने कोर्ट से, लेकिन उस वारंट को क्या कर देगी, वहां के रायपुर के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नाम पे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम पे, पुलिस कमिश्नर के नाम पे इशू कर देगी और कहेगी कि इसको जो है एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, क्या करेगी, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उसमें आगे दे रहा है कि वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा, और यदि साक्ष्य साध्य है तो उसका निष्पादन उसमें पूर्व उपबंधित रीति से करवाएगा। तो जो ऊपर के जो भी नियम कानून बताए गए हैं, मतलब सेक्शन 78 से पूर्व में या उसके बाद जो भी वारंट से रिलेटेड लॉ है, उससे संबंधित जो भी है प्रोविजन, उसके अधीन रहते हुए वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा और फिर जो है आगे की कार्रवाई करेगा। इसमें इसका सेकंड पार्ट है, उसमें यह है कि उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार, ऐसी दस्तावेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यूटी है आपका कि यू हैव टू शो द कंटेंट्स ऑफ द वारंट। ठीक है, आपको बता देना है कि भैया वारंट बिलासपुर के न्यायालय ने आपके नाम पे इशू किया है और ये है वारंट, आप देख सकते हैं, और आपको जो है चलना होगा कहाँ, बिलासपुर के कोर्ट में। हमको ये आदेश आया है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित यदि कोई हो तो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह निश्चित करने में कि उस व्यक्ति को जमानत मंजूर की जाए या नहीं, समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त वारंट के साथ भेजेगा। तो वो कि जमानत उसमें मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो 2 साल के ऊपर की जो सजाएं हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन है आईपीसी का जिसमें जो है जमानत का बेलेबल केसेस होता है। तो बेलेबल केस में जैसे ही वो कोर्ट के समक्ष जाएगा, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसको बेल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन बेलेबल केसेज है उसमें उसको मिलेगा नहीं। तो वो सारे जो है सेक्शन 81 के अधीन रहते हुए सारा वो कार्रवाई करेगा। ठीक है, क्लियर है। सेक्शन 79 में हम लोग आते हैं। सेक्शन 79 जो है बोल रहा है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, ठीक है, वारंट डायरेक्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, कि जहां पे पुलिस अधिकारी को वारंट भेजा गया है किसी को अरेस्ट करने के लिए, वो कहाँ पे है, तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ पर करना है, मतलब कि उसको जो अरेस्ट करना है व्यक्ति को वो कहाँ पे है, तो आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अगर बाहर करना है तो उसका क्या प्रोविजन होगा। ठीक है, तो जब पुलिस अधिकारी को जो भी वारंट दिया गया है जिसके आधार पर उसको किसी को अरेस्ट करना है, उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के बाहर से अधिकारी के अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसके अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर उसे वारंट निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा। क्या करेगा कि जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है। अगर स्थानीय अधिकारिता के अंदर करना है, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में करना है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर करना है, पुलिस अधिकारी के स्थानीय अधिकारिता के बाहर करना है, तब वो पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पे ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के बाहर से अधिकारी से अनिम्न व्यक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसके अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, लेके जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि इसी डिस्ट्रिक्ट में
इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कई थाने हैं। तो मान लीजिए कि सरायढेला थाना है, उसके किसी एसएचओ को पुलिस ने वारंट इशू किया कि भाई आप जाइए और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। लेकिन जो व्यक्ति रहता है वो किसी अन्य स्थानीय जो अधिकारिता है पुलिस का, उस पुलिस सीमा का, उसके अंदर वो रहता है। तो वो क्या करेगा, जो भी उस स्थानीय अधिकारिता का पुलिस अधिकारी होगा उसके समक्ष ले जाएगा, ठीक है, और वारंट का निष्पादन जो है करवाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जहां पे वो जरूरी नहीं है कि वो उस अधिकारी को दिखाए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्यूज जो है उस जहां पे वो रहता है वो उसका अपना पुलिस के साथ साथ गार्ड हो, और आप गए पुलिस को दिखाने के लिए कि भैया आपके जुरिस्डिक्शन में एक्यूज रहता है, वारंट अरेस्ट ऑफ वारंट इशू हुआ है, उसे हम लोग जो है अरेस्ट करना है। अब जब आप थाने में गए इन्फॉर्मेशन दिए, तब तक उसने क्या किया कि फोन करके उसको जो है बता दिया, वो क्या होगा, वहां से उड़ जाएगा, भाग जाएगा। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि भैया चलो सबसे पहले उसको अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करके और लेके थाने में आएंगे और बता देंगे कि देखिए ये वारंट इशू हुआ है और हमने जो है इस व्यक्ति को अधिकार अपने कस्टडी में ले लिया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ प्रोसीजरल फॉलो अप होता है वो कर लिया जाता है वहां पे, फिर वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। करेक्ट है। आप लोग सुन पा रहे हैं तो एक मैसेज करें काइंडली। कोई भी व्यक्ति एक मैसेज करे ताकि मैं आगे बढ़ूं। कोई भी व्यक्ति एक मैसेज कीजिए। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में इसका और भी पार्ट है। ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम लिखेगा, ठीक है। क्या करेगा, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा, और ऐसे पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वारंट निर्दिष्ट किए गए उसके निष्पादन करने के लिए प्राधिकार होंगे, और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगा। सिंपली आपको ये उतना टेक्निकल नहीं जाना है, आपको मैं आपको इसी तरह बता देता हूँ कि मुझे मिला अरेस्ट वारंट, जाइए किसी व्यक्ति को अरेस्ट कीजिए। मैं किसी थाने का भारसाधक अधिकारी मतलब एसएचओ हूँ। मैं गया दूसरे थाने में जहाँ पे वो व्यक्ति रहता है। मैंने बोला कि भाई देखिए अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, एग्जीक्यूट इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। आपको मेरा मदद करना होगा, हमको 2 जीप पुलिस दे दीजिए, ठीक है, फोर्स दे दीजिए, कम से कम 10-15 जवान दे दीजिए, क्योंकि अपराधी क्रिमिनल नेचर का है, उसको अरेस्ट करने में हो सकता है कि फोर्स का जरूरत हो, तो दे दीजिए और साथ में आप चलिए, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है, सेक्शन 79 का जो पैरा 2 है वो ये बोल रहा है। तो जब कभी तीसरा जो है इसमें है कि जब कभी विश्वास करने का कारण हो कि उसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसके स्थानीय अधिकारी का अंदर वो वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तो पुलिस का अधिकारी जिसे वो निर्दिष्ट किया गया उस पर निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसने जारी किया गया स्थानीय अधिकारी से परे किसी स्थान में से पृष्ठांकन के लिए बिना कर सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया ये जरूरी नहीं है कि आप जाइए वहां पे उसको बोलिए, जितना देर आप बोलने में लगाएंगे तब तक उस तक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा और वो भाग जाएगा। तो इस परिस्थिति में ये सब प्रोसीजर आपको नहीं करना है, आप पहले उठा के ले आइए, उसको उठाकर लेकर आइए, अरेस्ट कीजिए और ले आके उसको बता दीजिए कि भैया आपके थाने के अंदर जो है हम आए हैं, हमने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है और लेके अब जा रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि ये सब जो है फॉर्मेलिटी आपको वहां पे नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है।